बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं मोनालिसा। लोग सुनते हैं छुप छुप के और चीखती हैं दीवारें, लेकिन कान है कि सुनते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हुई कान के बारे में सुनने सुनाने से जुड़ी हुई कुछ काव्यात्मक बातें। लेकिन बता दें कि कान, नाक और गले की समस्या किसी को भी हो सकती है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। अक्सर लोगों को मौसम के बदलने से भी कान, नाक और गले की समस्याएं हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग किसी के बताए हुए नुस्खे पर भी चलते हैं। कुछ फायदा भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है सही समय पर ईएनटी विशेषज्ञ से इलाज कर लिया जाए। और अगर बात करें कान की, तो कान की समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि सुनने की हानि, टेटनस, संक्रमण और भी बहुत कुछ। वैसे भी कहते हैं ना कि सभी तरह के दर्द एक तरफ और कानों का दर्द एक तरफ, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि कान खराब होने की वजह कोई बहुत बड़ी हो। कई बार छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से भी कान को नुकसान हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार अस्पताल की ओपीडी में आने वाले 90% से अधिक मरीज कान की समस्या से परेशान रहते हैं। इसमें सुनाई कम देना, कान से मवाद आना और लगातार दर्द बने रहने जैसी शिकायतें अधिक रहती हैं। इसलिए आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि कान और नाक की समस्याएं किसे ज्यादा होती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि कान में अचानक दर्द क्यों होता है। कई बार कान बहना या फिर सीटी जैसी आवाज सुनाई देना, तो ये सब क्या है? इन समस्याओं के बारे में हम जानेंगे कि कितनी ज्यादा ये खतरनाक हो सकती है और ये समस्याएं न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा, ताकि कान न हो जाए बेकाम, सुनिए अपने कानों की। बहरापन, लक्षण और उपचार। अगर आपको भी कानों की कोई समस्या है, सुनने की समस्या है या फिर नाक और गले से संबंधित भी कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। हमारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कान, नाक और गले के 2 बड़े विशेषज्ञ, जो पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप हैं डॉक्टर सुनील कुमार। आप दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और जाने माने सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम खास तौर पर जानेंगे कि कान की कौन सी समस्याएं कब ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश कुमार। आप भी दिल्ली एम्स में ईएनटी यानी कि कान, नाक और गला विभाग में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे हम जानेंगे कि कभी कभी कान में अचानक दर्द क्यों हो जाता है, कान बहने क्यों लगता है, या सीटी जैसी आवाजें जब आती हैं तो ये सब क्या है और ऐसे में क्या किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर आज हमारे कार्यक्रम में देश के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। दोस्तों, कान जिनसे हम सुनते हैं और कान के बारे में भी कई बातें सुनते हैं, तो आइए पहले देख लेते हैं कानों की जागरूकता पर एक विशेष रिपोर्ट। क्या आपने उस पुराने फिल्मी गीत को सुना है जिसके बोल हैं, जाने क्या तूने कही, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जी हाँ, बात
बात जब सुनने सुनाने की हो तो अक्सर हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उसकी बात यानी उसकी आवाज अगले तक पहुंची या नहीं, क्योंकि आवाज को पहुंचाने का सही माध्यम होता है हमारा कान। क्योंकि बिना सुने तो कोई विषय वस्तु सीखी भी नहीं जा सकती, है ना? बता दें कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की पहली सीढ़ी कर्मेंद्रिय ही होती है। यह बात हम नहीं, विज्ञान भी कहता है कि एक बच्चे के सीखने समझने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गौरतलब है कि माँ के पेट में बढ़ने वाला गर्भ न केवल सुनता है बल्कि धीरे धीरे बोलना भी सीखता है। तभी तो जन्म के बाद यही छोटा बच्चा हमारी भाषा को आत्मसात करता है, अनुसरण करता है और फिर बोलना शुरू करता है। इसलिए बता दें कि यदि 6 महीने तक बच्चा किसी आवाज पर ध्यान न दे या 2 साल की उम्र तक एक भी शब्द न बोल पाए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कान जिनसे हम सुनते हैं और कान के बारे में भी कई बातें सुनते हैं। बता दें कि अधिक शोर शराबे के कारण न केवल दिल का दौरा, रक्तचाप, दमा और कई स्वास्थ्य समस्याएं तो होती ही है, सुनने की समस्या भी प्रभावित हो सकती है। आप बहरेपन के शिकार भी हो सकते हैं। फिर बात चाहे तेज संगीत सुनने की हो, हेडफोन लगाने की मजबूरी हो, आखिरकार प्रभावित तो हमारा कान ही होता है। ये प्रभावित कैसे होता है, आइए समझते हैं कुछ ऐसे। ये है हमारा कान। इसके 3 हिस्से होते हैं, बाहरी कान, बीच के कान और अंदर के कान। बाहरी कान ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है। ये तरंगे कैनाल से होती हुई कुछ इस प्रकार ईयर ड्रम तक पहुंचती है और ईयर ड्रम वाइब्रेट यानी कंपन करने लगता है कुछ इस प्रकार। जहां वाइब्रेशन से मिडिल ईयर की इन छोटी हड्डियों में गति आ जाती है और कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद द्रव हिलना शुरू कर देता है, वहीं कान के अंदर सुनने वाली कोशिकाएं इस द्रव की गति से थोड़ी मुड़ जाती है और इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल हमारे दिमाग को भेजने लगती है। और फिर सिग्नल के मिलते ही हम शब्दों को शब्दशः सुनने लगते हैं। है ना कमाल की बात? अरे वाह, आप तो मुझे लेकर वाकई बहुत सीरियस हैं। बहरहाल, यदि आप बारिश या पक्षियों के चहचहाने की आवाज को न सुन पाए, फोन पर सुनने में दिक्कत होने लगे, बार बार पूछने लगे कि भाई आपने क्या कहा, कान में हमेशा सीटी बजने का एहसास होता हो, तो इसे कभी न करें न समझें, क्योंकि तेज आवाज के बाद कान से उपजी खामोशी कहीं आपके जीवन का एक हिस्सा न बन जाए और आपसे ही, आपके ही कानों में कहीं यह न कहने लगे कि अब कोई मुझे टोकता नहीं, कि अब कोई मुझे रोकता नहीं। इसलिए जरूरत है कान के प्रति जागरूकता की, इस संवेदनशील रडार के सुरक्षा की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट इस संवेदनशील रडार की सुरक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि खामोशी फिर चाहे जुबान की हो या फिर कान की अच्छी नहीं होती। तो इस खामोशी को तोड़ते हैं और आइए जानते हैं कान, नाक और इन गले के बारे में किस तरह की समस्याएं हो सकती है, क्या है उपचार और लक्षणों को किस तरह से पहचानें। विस्तार से आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर सुनील, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सर्वे से आया है कि ओपीडी
गिनती में आने वाली समस्याओं में 90% जो समस्याएं हैं वो कान से जुड़ी हुई आती हैं। तो क्या वजह होती है इसकी, और क्या इसके पीछे कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी एक बड़ी वजह होती है? किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, हमें बताएं। मोना जी, ऐसा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि 90% जो हमारे ओपीडी में केसेस आते हैं उसमें ईयर में, कान में समस्या होती है। और स्पेशली जो हमारे किसान भाई हैं जो रूरल एरिया में हैं, वहाँ की जो समस्या हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं हमारे शहरी इलाकों से, लेकिन वो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आजकल जैसे हमारा बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में किसान भाई अपने खेतों में काम करते हैं, ऊपर से बरसात हो जाती है, थोड़ा बहुत कान में पानी भी जा सकता है, तो इरिटेशन जो है जिसको हम खुजली बोलते हैं वो बहुत कॉमन समस्या होती है। वो एक तो पानी की वजह भी हो सकती है, और कई बार हमारा फंगल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, फफूंद लग जाती है, उसकी वजह से भी ये किसान भाइयों में बहुत ही कॉमन समस्या आजकल इस मौसम में स्पेशली देखी जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, आपसे भी जानेंगे, जैसे कि किसानों की ही बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि किसानों को कई तरह के जो कृषि कार्य करने पड़ते हैं उसमें मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ऊंची आवाज़ें उससे आती है, तो क्या इससे भी जो सुनने की क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और आपने बिल्कुल ठीक बोला, और हमारे रिपोर्ट में भी पहले यही दिखाया गया कि जब बहुत ज़्यादा शोर है तो उससे कानों की नस के ऊपर असर पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो ज़्यादा शोर से आवाज़ ख़राब हो रही है, हमारी सुनने की शक्ति ख़राब हो रही है, वो परमानेंट ख़राब होती है। तो वो ध्यान रखने की बात है कि एक बार अगर डैमेज हो गया तो वो परमानेंट डैमेज होगा। और उसका पता कैसे करेंगे कि हम ज़्यादा शोर को एक्सपोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको किसी से बात कर रहे हैं और आपको चिल्ला के बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब आसपास शोर ज़्यादा है, तो उसमें दो चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो यह है कि उसको आप थोड़ा सा दूर हो जाएं उस एरिया से जहाँ पे कि मान लीजिए मशीन चल रही है, थ्रेशर है या वाटर पंप है, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर बैठें। पहली बात, जितना डिस्टेंस होगा उतना आपकी सेफ्टी लिमिट बढ़ जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर आपने नया इक्विपमेंट ले रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें जो मफलिंग इफेक्ट है, जो आवाज़ों को कम करने का जो है, आसपास ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं कि उसका शोर बाहर कम आए, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि अगर बहुत देर तक एक्सपोज करेंगे नॉइस को तो आपका इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, कि चिड़चिड़ाहट होना और काम में मन ना लगना, या आपको ध्यान ना दे पाना जिस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो शोर तो एक ऐसी चीज़ है, इससे हमें अपना बचाव रखना है। और मुश्किल ये है कि शोर को हम लोग शोर मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है कि कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट करना है तो शोर मचाना ही है। जैसे दिवाली आ रही है तो बम पटाखे चलाने, शादी है तो फिर ढोल नगाड़े बजने हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे शोर ना केवल आपके काम के वक्त बल्कि एंटरटेनमेंट के वक्त भी आपको उस शोर को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं एहतियात के तौर पे, इनका ध्यान रखा जा सकता है अगर आप अपने सुनने की क्षमता को बरकरार रखना चाहते हैं। डॉक्टर सुनील, आपने मौसम का भी जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में खास तौर पे हमने अक्सर ये देखा है कि सिर्फ कान ही नहीं बल्कि नाक और गले से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लग जाती है। तो किस किस तरह की आम समस्या इस मौसम में, बदलते मौसम में खास तौर पर हो सकती है? मोना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे मौसम बदलता है उसमें, जैसे बरसात है, कई बाहर काम कर रहे हैं, ऊपर से बरसात आ गई, थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें वायरस संक्रमण ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा गला खराब हो जाता है। और हमारा गला और कान का बहुत ही नज़दीक का एक रिश्ता है। एक ट्यूब होती है जिसको हम इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन ट्यूब बोलते हैं, वो कनेक्ट करती है हमारे कान को हमारे गले से। यदि वो ट्यूब बंद हो जाए तो हमारे को उसमें इन्फेक्शन वहाँ जा सकता है, बहुत ही तेज तरीके से दर्द हो सकता है, हमें बुखार आ सकता है। तो उस ऐसे हालात में आप यदि होता है तो आप डॉक्टर के पास में ज़रूर जाएं। और यदि गला खराब है, यदि बहुत ज़्यादा उसमें बुखार नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि वो ज़्यादा रहता है, बहुत दिनों तक रहता है और आपको बलगम भी पीला आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि किसी कान नाक गले के विशेषज्ञ को आप जरूर दिखाइएगा। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संक्रमण होता है, क्या ये शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भी पहुंच सकता है? क्या अगर कान प्रभावित है तो नाक या गला भी उससे प्रभावित हो सकता है? संक्रमण के लक्षण को कैसे पहचानें, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। नाक, गला और कान आपस में कनेक्टेड हैं। अगर नाक में जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो हम सब ने इसको देखा है, जैसे जुकाम होता है आपके कान बंद हो जाते हैं कि कान गुम हो गए,
और आपको बाहर की आवाज़ कम सुनाई देती है, अपनी आवाज़ ज़्यादा गूंजने लगती है। तो एक कॉमन चीज़ है और ये 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। ऐसे ही अगर गला ख़राब है तो कान के अंदर दर्द हो सकता है या कान बंद लग सकता है। जी जी। दूसरी बात क्या है कि अगर जुकाम है तो कान बंद रहता है तो आदमी कोशिश करता है कान को खोलने के लिए, तो कई बार उंगली डालता है या फिर तिल्ली डालेगा या पिन डालेगा, वो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उससे आपका कान डैमेज हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप सिंपली गर्म पानी की भाप इस्तेमाल करें, नाक से उसमें भाप में सांस लें 2-3 मिनट के लिए, तो उससे नाक आपका खुल जाएगा। जी। और दूसरा कारण जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया कि वायरस के जो इन्फेक्शन है, वायरस के जो है वो तो है ही, आजकल जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे बरसात आ रही है तो वायरस ज़्यादा होंगे। ठीक है। ऐसे ही इसके साथ साथ जो बाकी बुखार है, बुखार के साथ नाक का भी प्रॉब्लम होता है कि वो ब्लॉकेज हो गया, या कई बार उनकी दवाइयाँ देते हैं उससे भी कान पे असर आ सकता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। तो एक चीज़ आइसोलेशन में नहीं है, हमारी बॉडी एक परफेक्ट मशीन है, एक हिस्सा अगर अफेक्ट होता है तो दूसरे हिस्से पे भी असर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर आ गए हैं, तो आइए उनका सवाल जान लेते हैं। आत्माराम पटेल जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आत्माराम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, मेरे कान में है ना बार बार मतलब ये टिमरे की आवाज आती है जी, और जैसे मैं कुएं या तालाब में नहाता हूँ तो पानी घुस जाता है। जी, तो डॉक्टर सुनील, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? पहली बात तो मैं यही कहूँगा, आप कुएं में या तालाब में आप मत नहाइएगा, उससे और प्रॉब्लम हो सकती है। आप घर में जो पानी है, जो हैंड पंप है या जो नल का पानी, उसी से नहाइए, क्योंकि जो तालाब का या वैसे पानी होता है वो गंदा होता है, उससे हमारे कान में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक पहली बात तो यही है। और जहाँ तक आपने बताया कि उसमें कुछ आपको आवाज़ें आती हैं, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में टिनिटस बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि ये देखना है कि हमारे बाहर जो कान का बाहरी एक्सटर्नल ईयर है उसमें कोई समस्या तो नहीं है, कहीं जो भीतर का है जिसको हम मिड ईयर बोलते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे पिन पॉइंट, छोटी सी हिस्ट्री पे पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहला तो ऐसे जो तालाब वगैरह उसमें नहा नहाइएगा आप, और किसी विशेषज्ञ को आप दिखाइए कि दोनों कान के पर्दे आपके ठीक हैं। यदि कान के पर्दे आपके ठीक हैं तो बाहर वाला जो चीज़ें हैं या जो मिड ईयर में है वो उसको हम रूल आउट कर देते हैं। और उससे यदि और आगे बढ़ता है तो हमारे को कई बारी रंगीन एक्सरे भी करवाना पड़ता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि किसी भी विशेषज्ञ से जाके आप जरूर परामर्श कीजिए। जी बिल्कुल। तो आत्माराम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी ज़रूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और ईमेल के जरिए बहुत सारे दर्शक हमें सवाल भेजते हैं, तो कुछ सवालों को ऐसे ही शामिल कर लेते हैं। गोरखपुर से क्षमा रावत जी ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहती हैं कि कान की सफाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और कितने समय के अंतराल पर कान की सफाई करनी चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। तो डॉक्टर राकेश, आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, पहला तो मैं ये बताऊंगा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो परफेक्ट मशीन है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों में जो कान का मैल इकट्ठा होता है अपने आप बाहर आता रहता है, जैसे कि हम बात करते हैं या मुंह का जबड़ा चलता है खाना खाते हुए, तो उससे वो मैल धीरे धीरे बाहर आता है और जब हम लोग नहाते हैं तो बाहर अपने आप वो निकल जाता है। जी। कुछ केसेस में होता है कि इसमें कि मैल अंदर ही इकट्ठा होता है, बाहर नहीं निकलता, तो आपको उसमें भी खुद कुछ नहीं करना, आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो अगर आप 6 महीने में एक बार भी जाएंगे तो वो निकाल देंगे, और यूजुअली बार बार नहीं होता है, तो अपने आप साफ ना करें। और मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि कान में तेल डालना या कान को खुरचना या ईयरबड डालना, जी जी, जो वो मार्केट में मिलती है उसको डाल के कान साफ करना, उससे फ़ायदा शायद ना हो लेकिन नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कान में चोट लग सकती है, पर्दा फट सकता है, बाहर अगर चोट लगी, वहाँ से खून आया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और वो दर्द जैसे आपने बताया कि कान का दर्द एक तरफ, सारे दर्द एक तरफ, तो कान का भयंकर दर्द हो सकता है। बिल्कुल। सूजन आ सकती है, सुनाई कम हो सकती है। तो अपने आप कोशिश ना करें साफ करने की, क्योंकि कान ऑटोमेटिकली अपने आप साफ होते रहते हैं। जी बिल्कुल। मोना जी, थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा कि विज्ञापन दिखाते हैं जॉनसन जॉनसन की बर्ड है, फ्लेक्सिबल होती है, तो उससे आपको साफ हो जाएगा। प्लीज़ इसको आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, इससे जो मैल है या जो है और इधर चले जाएगी रेदर बाहर आने के। तो हमारी ये सलाह है हम दोनों की, डॉक्टर राकेश, आपसे बिल्कुल सहमत होंगे, आप प्लीज मत। तो ईयरबड का इस्तेमाल ना करें, विज्ञापन में बहुत सारी बातें दिखाई जाती है लेकिन उसके भ्रम में ना आए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मैं ये कहता हूँ कि
लिए अस्तर का होना चाहिए जो हमारे कान के आवाजों के लिए अच्छा हो, क्योंकि पटाखे की आवाज कान के पास जी नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें बहुत साफ साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन कान में जो आवाजें आती है, क्या आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं? कान में आवाज जाती है, जिस तरह अक्सर की होनी चाहिए जो कान को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर सुनील, अगर आप कुछ बताना चाहें। मुझे इनका सवाल जरा समझ में नहीं आया है लेकिन आवाज कान में आपको बिना किसी कारण के आवाजें आती हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए इसके कारण बहुत सारे होते हैं। पहले तो ये देखना होगा कि यदि एक्सटर्नल ईयर जो है, बाहर का कान, वो नॉर्मल है या नहीं है, मिडल ईयर नॉर्मल है, तो उसके लिए हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। और पहली बात तो ये है कि इनसे ये मैं सवाल कि इनकी उम्र कितनी है, ये क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो कई बार हमारे को नॉर्मल कई बार सुनता भी है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें कोई कुछ करना नहीं होता है। लेकिन यदि वो परसिस्ट कर रहा है, बार बार हो रहा है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो परेशान कर रहा है आपको, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है इस सलाह पर जरूर आप अमल करेंगे और किसी नजदीकी चिकित्सक, ENT स्पेशलिस्ट खासतौर पर, इनसे जरूर आप संपर्क करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं खासतौर पे कान से जुड़ी समस्याओं के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी अगर नाक या गले से जुड़ी हुई किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। रामवीर जी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामवीर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल है, कोरोना हो जाए तो कान पर क्या असर पड़ेगा? जी ठीक है, जानते हैं। जी डॉक्टर राकेश बताएं। जी कोरोना एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, बट क्योंकि इतनी दिक्कत की तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए और बहुत ज़्यादा घबराए भी थे जब कोरोना हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये एक तरह से जैसे खांसी या जुकाम है उस टाइप की इलनेस करता है, और उससे कान में सबसे पहले हुआ कि कान से सुनना थोड़ा कम हो जाएगा, और आम तौर से ज़्यादातर लोगों में उसके बाद वो ठीक हो जाता है। किसी किसी टाइम में अगर उसमें सुनने की शक्ति पे ज़्यादा असर डाला है तो फिर हमें उसके लिए इलाज करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर केस में कान पे कोई परमानेंट अफेक्ट और हियरिंग को परमानेंटली डैमेज कोरोना के अंदर आमतौर से नहीं होता है। जी डॉक्टर सुनील, आपसे भी जानना चाहेंगे, ठीक है कोरोना काल से हम निपट चुके हैं और लेकिन इस दौरान हमने बहुत सारी चीज़ों को भी देखा है, झेला है। सांस से जुड़ी भी कई तरह की समस्याएं रही है, ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती रही है लोगों की। तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो उस दौरान हमने सीखी है, क्या आप चाहेंगे कि हमें आगे भी उसको बढ़ाएं स्वस्थ रहने के लिए, खास तौर पर अगर गले और नाक से जुड़ी हुई किसी समस्याओं की अगर बात की जाए तो? नहीं, कोरोना से हमने बहुत कुछ सीखा है। पहला तो यही सीखा है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। वो तो है, हालांकि हर जगह पे मुमकिन नहीं होता है, लेकिन यदि किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है फैमिली में या आस पड़ोस वालों से, कोशिश करें कि उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें या वही अपना डिस्टेंस बना के रखें जिनको हो गया। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो मेरे कुछ जो कीटाणु तो मैं नहीं कहूँगा, जो हमारी एयर बाहर जा रही है उसमें कुछ ना कुछ बाहर जा रहा है। जी। तो उससे ही ये चीज़ें संक्रमण होता है। वायरल इन्फेक्शन एक दूसरे से ऐसे फैलता है, उसको बिल्कुल ही जीरो करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो इम्यूनिटी है वो उसकी बिल्कुल ही उसका केयर कर लेता है। लेकिन यदि किसी को एक्यूट प्रॉब्लम है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ये तो बेसिक चीज़ होगी। दूसरा, जब भी आपको कोई ऐसी समस्या आए
जो कुछ दिनों के बाद में ठीक नहीं हो रहा है, जैसे हमारा जुकाम वगैरह ही है, वो 3-4 दिन अक्सर रहता है। यदि वो इससे बियॉन्ड रहता है, इससे ज़्यादा रहता है, 5-6 दिन रहता है, 1 हफ्ता रहता है, तो उसके ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। कहीं और कोई चीज़ तो नहीं है, कहीं और खराब या और सीरियस चीज़ तो नहीं हम डील कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सुरेंद्र सिंह जी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। आज मेरा गला खराब रहता है जी। कुछ और बताना चाहेंगे जी? जी ठीक है। आपकी उम्र कितनी होगी सुरेंद्र जी? उम्र मेरी 40 वर्ष है। ठीक है। स्मोकिंग कुछ धूम्रपान की आदत तो नहीं है आपको? हाँ जी। धूम्रपान वगैरह से दूर रहते हैं ना? नहीं जी, धूम्रपान नहीं करते। जी जी ठीक है। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह हो सकती है। सुरेंद्र जी, खट्टे डकार तो नहीं आपको आते हैं? सुरेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं मेरे को? शायद उन्होंने फोन रख दिया है। जी, लगता है संपर्क टूट गया है। जी हाँ। तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखो, 40 साल की जैसे उन्होंने उम्र बताई है और धूम्रपान नहीं करते हैं, इस उम्र में एक कई बारी होता है जो हमारा जो पेट है उसका जो रस होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक कंटेंट्स बोलते हैं, वो कई बारी ऊपर आ जाते हैं और वो आके गले में इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को अक्सर ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब इनका ये भी पूछना था कि क्या ये टीचर हैं या ज़्यादा इनका काम बोलने का तो नहीं है? उसमें भी हमारे को यहाँ पे जहाँ पे हमारी बोलने की पुत्तियाँ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से गला खराब हो सकता है। मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि बहुत सारा पानी पिए। लेकिन ये बार बार बलगम की भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है बलगम की भी वजह से। हाँ, नहीं, यदि चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, यदि छाती में कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको रूल आउट कर रहे हैं। ये है कि गले में ये जो है पित्त जो है, जिसको पित्त बोलते हैं, वो ऊपर आ सकता है और उसके लिए आपको ये करना है कि आपने थोड़ा सा जो आपका खान पीने का तरीका है उसको बदलना है। ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना आपने। आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं लेकिन उसका वॉल्यूम कम करिएगा। और जब भी आप खाना खाते हैं तो इमीडिएटली सोना नहीं है। स्पेशली जो आपने डिनर किया है, आप 1-1.5 घंटा घूम सकते हैं या बैठ सकते हैं। और सोने से जब आप सोते हैं तो जो सर है, जिसको हम सराहना बोलते हैं, उसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। इन चीज़ों को ही आप ट्राई कीजिए तो आप बेहतर महसूस करेंगे। दवाइयों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले यदि इसी से आपको आराम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, उम्मीद है कि इन सुझाव पर आप ज़रूर अमल करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको राहत भी मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं और कुछ मेल जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सत्य प्रकाश द्विवेदी जी ने मेल भेजा है छपरा से और इनका कहना है कि वे बचपन में गिर गए थे, तब से इनके कान में दर्द रहता है और कान बहता भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि नाक से किसी प्रकार के दुर्गंध या सुगंध का उन्हें पता नहीं चलता है। तो ऐसे में डॉक्टर राकेश, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो बात यह है कि इनको जांच कराना चाहिए, क्योंकि दुर्गंध और सुगंध भी नहीं आ रही है तो नाक में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, क्योंकि कान बह रहा है तो उसके साथ हल्का फुल्का दर्द होगा ही। तो ये गिरने की वजह से शायद नहीं है, लेकिन इन्होंने उसके साथ ये उसको संबंध बना रहे हैं, तो हो सकता है हो, ज़्यादातर चांस है ना हो। तो कान का इलाज कराना ज़रूरी है। तो 2 तरह की बीमारी हो सकती हैं। तो कान के पर्दे में सुराख है, अगर कान के पर्दे में सुराख है तो अगर कान सूखा रखेंगे और दवाई लेके उसमें पस ठीक हो जाता है तो उम्मीद करते हैं कि कान का पर्दा अपने आप ठीक हो जाए। अगर हड्डी में बीमारी है जो कान का विशेषज्ञ बताएगा देख के, तब फिर उसके लिए ऑपरेशन या और दूसरे इलाजों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि किस तरह की बीमारी है। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। जो हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो एक सबसे जो बड़ी चीज़ हम लोगों ने सीखी है, अपना जो हाइजीन है, जो अपनी साफ सफाई है, कि हाथों को जितना बार हो धो लीजिए जहाँ पे मौका मिले। और दूसरा, अपने हाथों से चेहरे को टच ना करें। जो वायरसेस हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे कुंडी खोली या कुछ चीज़ पकड़ी जो ऑलरेडी किसी को खांसी जुकाम था उसने पकड़ी हुई, तो वहाँ से इन्फेक्शन आप तक पहुँच जाएगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, वो जो डॉक्टर सुनील ने बात की कि एसिड बन रहा है, अम्ल बन रहा है, तो किसान भाई तो वैसे तो मेहनत करते हैं, लेकिन अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि लंबे टाइम तक खाली पेट ना रहें। खासतौर से सुबह का नाश्ता, उठने के 1-2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लें और सुबह सुबह चाय वगैरह का इस्तेमाल ना करें। दूध है तो वो पी सकते हैं,
और जो घर पे जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो व्रत का बड़ा रहता है, तो जिनको ये अम्ल बनता है या एसिडिटी हो रही है, वो व्रत का ज़्यादा पालन ना करें। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैम नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मैम मेरा एक सवाल था जी। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मदर को कम सुनाई देता है, लगभग 48 साल की उनकी उम्र है, और 15-20 साल पहले से उनको ये प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो कानों की हड्डियां रहती है वो एकदम चिपक गई हैं, सिकुड़ गई हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मशीन से आपको ठीक सुनाई देने लगेगा, तो उन्होंने मशीन उस टाइम पे अवॉइड की कि आप इसको लगाइए, इससे आपको सुनाई देगा। लेकिन 15 साल तक तो ठीक रहा, लेकिन अब कुछ सालों से, उनको 2-3 सालों से उस मशीन से भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? और एक सवाल ये भी था कि मशीन भी कई प्रकार की आती हैं, 2000 रुपए से लगा के, तो कौन सी मशीन कब लगानी चाहिए, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर राकेश जी। ऐसा राकेश जी बताइए। एक तो बात यह है कि काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो दोबारा से डॉक्टर को दिखाएं। पहली बात तो यही है कि हो सकता है उस वक्त जो इलाज अवेलेबल नहीं था या नहीं मिलता था, आज की डेट में हो सकता है कि उसका इलाज किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, जो मशीन लगाते हैं उसका एक लाइफ होती है कि हर एक, जैसे आप आंखों का चश्मा है, 1-2 साल में आपको दोबारा नंबर चेक कराना पड़ता है और उसकी पावर चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे सुनने की, क्योंकि 48 साल के हैं इनके जो पेशेंट हैं, 45 साल के बाद हमारा उम्र का असर धीरे धीरे कानों पे होता है, तो कान का सुनाई और ख़राब होता है। तो शायद उसी की वजह से है कि मशीन से जो अभी तक फ़ायदा हो रहा था अब आगे नहीं हो रहा है। प्लस 15 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए हैं उन्होंने मशीन, तो अच्छी बात है। लेकिन एक बार मशीन की भी जांच की जा सकती है, वो ख़राब तो नहीं है जी। तो दो काम करें, एक तो विशेषज्ञ को दिखाएं और थोड़ा मशीन का चेकअप करा दें। डॉक्टर सुनील को जोड़ना चाहेंगे आप भी इसमें? नहीं, उन्होंने ये पूछा किस तरीके की मशीनें हमारे पास। जो मशीनें हैं वो 2 तरीके की होती है, एनालॉग और डिजिटल। और आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो ये मतलब फ़र्क काफ़ी होता है। एनालॉग मशीन भी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो मशीनें हैं पुरानी, जैसे आप 15 साल बता रहे हैं, वो सब पुरानी वो अब नहीं मिलेंगी, डिजिटल मशीनें आ गई हैं। ये थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन इसमें कईयों को आपने सुना होगा कि मशीन लगाऊं इससे आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। तो जो नई मशीनें, डिजिटल मशीनें आ गई, उनमें ये हम सब कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, और जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया कि 15 साल पहले लगाया आपने, तो मशीन को चेंज करवाइए। और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप डिजिटल लीजिए, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो लेकिन उनका जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल विपिन जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। घनश्याम जी राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। घनश्याम जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर जी नमस्कार, बताएं। मुझे निवेदन ये है कि जैसे हम फोन से बातें करते हैं जी, उस समय कान के निचले हिस्से में दर्द होता है। कान का जो निचला हिस्सा होता है कनपट्टी के बाद में, इसमें दर्द होता है कई बार, ज्यादा देर तक बातें करते तो ज्यादा होता है जी। ठीक है डॉक्टर सुनील, क्या सावधानी बरतना चाहिए? ठीक आइए जानते हैं। नहीं, यदि आपको लगता है कि बातें करने से ज़्यादा होता है तो आप बातें कम कीजिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। लेकिन कनपटी का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कनपटी का मतलब कान के नीचे वाले, कान नीचे, यहाँ हमारे हिसाब से तो ऐसे दर्द तो नहीं होना चाहिए। आप कान को हिला के देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको देख रहे होंगे। यदि आपको यहाँ इसको हिलाने से दर्द हो रहा है तो हो सकता है कोई वहाँ पे पस पड़ी हुई हो या कोई बॉयल हो, जहाँ फुंसी हो, वो थोड़ा सा रूल आउट करवा लीजिएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम ज़्यादा बोलने से वहाँ दर्द हो जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर राकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन अब हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा हो गया है, चाहे वो शहर की बात करें या गांव की बात करें, गांव तक भी पहुंच गया है। और ईयरफोन भी हम कान में अक्सर लगा के रखते हैं, घंटों घंटों लगा के रखते हैं, तो इनसे किस तरह का नुकसान हो सकता है? जी, जो हमारे जो किसान भाई ने सवाल पूछा था, उसका एक कारण ही हो सकता है जो इस वाले सवाल में छुपा है आपका, कि कई बार होता है हमें
टाइम का पता नहीं लगता, और पौने घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बात कर रहे हैं और कान के पास फ़ोन को बहुत ज़ोर से चिपकाया हुआ है। अच्छा। तो वो जो प्रेशर है उससे पेन हो सकता है, पहला तो ये है। और चिपकाने का कारण ये भी हो सकता है कि आपको हल्का कम सुनाई दे रहा है और आप बिल्कुल कान के पास फ़ोन को रख के सुनना चाह रहे हैं। तो एक तो ये देख लें कि आपकी सुनाई ठीक है कि नहीं। दूसरा, कान से जब आप बात कर रहे हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन, तो हल्का सा कान से दूर रखें, क्योंकि उसमें 2 तरह के इफेक्ट आते हैं। एक तो जो हीट हो जाता है, जो कान के ऊपर हमको गर्माहट महसूस होती है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं उससे। और एक जो एक स्टडी हुई जिसका अनुमान ये था कि जो हमारे फ़ोन हैं उसमें से रेडिएशन निकलती है तो कितना सेफ़ है वो। तो उसमें था कि 24 घंटे में 10 मिनट। अच्छा। तो देन वी रियलाइज़ कि भाई 10 मिनट तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, एक ही बार 10-10 मिनट फ़ोन कर रहे हैं। तो और मोबाइल फ़ोन है तो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। लैंडलाइन हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अननेसेसरीली उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वो कान को डैमेज कर सकते हैं। और कुछ स्टडी में ऐसे भी आया है कि अगर रेडिएशन ज़्यादा होते हैं तो एनिमल स्टडी में खासतौर से कि ब्रेन ट्यूमर तक लोगों ने पाया है। वो ह्यूमन स्टडीज़ में नहीं ऐसे परिणाम निकले हैं, लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी है। तो फ़ोन का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। ईयरफोन जब आप लगा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम, प्लीज़ उसका वॉल्यूम आप बिल्कुल कंट्रोल में रखिए। और वॉल्यूम कंट्रोल है कि नहीं, इसका 2 चीज़ें हैं पता करने का। एक तो है, सपोज करिए उसका पूरा वॉल्यूम जो है 10 है, तो उसको 3 या 4 से ऊपर नहीं लेके जाना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ईयरफोन लगाया है और आपको अपने साथ वाले आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम को इमीडिएटली कम करिए। जैसे हम लोगों ने पहले बात की, जितना शोर से कान के ऊपर असर आएगा वो परमानेंटली डैमेज होगा और उसका इलाज हमारे पास नहीं है। अच्छा। और हमारे कान भगवान ने ऐसे दिए हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग उनकी ज़रूरत है। तो हम उनको जितना उसमें डैमेज प्रिवेंट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जी। आगे बढ़ते हैं और जान लिया आपने कि मोबाइल फ़ोन का खासतौर पे जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ सावधानियां ज़रूर बरतें ताकि आपके कान बचे रहें, उन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। डॉक्टर सुनील, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ सुनने की क्षमता अक्सर कम हो जाती है, इसकी क्या खास वजह, और ऐसा न हो इसके लिए क्या किया जाए? देखो, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो अंदर की नर्व्स हैं वो थोड़ी सी, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल है। इसमें हम कुछ नहीं कर पाते। इनको सिर्फ हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि शुरू से ही, जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया, हमारी जो साउंड है, हम ईयर प्लग्स लगाते हैं, उनका वॉल्यूम कम रखें। जहाँ पे हमारी आवाज़ ज़्यादा आती है, जहाँ पे बहुत डिस्को विस्को जाते हैं, वहाँ पे मत जाइए। बैंड वगैरह बज रहे हैं, उनमें कम कीजिए। और जब भी आप दवाई खाएं, डॉक्टर से सलाह करके खाएं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे कान को नुकसान देती हैं। ऐसी दवाइयाँ आप अपने आप मत खाइएगा, डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और कोई यदि ट्रॉमा होता है कान के अंदर, आप खुद मत साफ कीजिएगा उसको। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अपना भोजन बिल्कुल ठीक टाइम, संतुलित भोजन लेना है। इसको हम सिर्फ प्रिवेंट ही कर सकते हैं। इसको इलाज के लिए हमारे पास में एकमात्र इलाज है हीयरिंग एड जिसे बोलते हैं। वो हम, जब तक आपका रोजमर्रा काम चल रहा है तो आप हीयरिंग एड भी अवॉइड कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि हमारे परिवार में बैठे हैं, कोई हमारे को नहीं सुन रहा है, तो फिर आपको हीयरिंग एड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, तो बुजुर्गों की बात हो गई, छोटे बच्चों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। परमानंद जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। परमानंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, ये 2014-15 से कान में फर की आवाज आती है। अच्छा। और ये कितने अंतराल पर होता है, कितने फ्रिक्वेंटली होता है? सारा दिन चलता है। उम्र अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी परमानंद जी? 38 से 39। अच्छा, ठीक है। कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर राकेश? नहीं, ठीक है। इनको 2-3 चीज़ें करनी है। पहले भी इस सवाल का जवाब दिया था। जब भी कान में आवाज़ें आ रही हैं और लगातार हो रही हैं तो 2-3 चीज़ें समझने की हैं। एक तो कान की एक बार जांच ज़रूर कर लें, कान के नस में प्रॉब्लम है या कान के बाहर वाले हिस्से में है। और अगर वो दिक्कत है तो उसका इलाज आपको जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, ज़रूर बताएंगे। और आमतौर से 38 से 39 साल पे ऐसी आवाज़ें आती नहीं हैं, अनलेस के कभी कान में चोट लगी हो या कान में इन्फेक्शन हो या और कोई प्रॉब्लम हो। तो यही है, एक जांच करा लें। और दूसरा है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जितना ध्यान देंगे स्ट्रेस से आवाज़ें बढ़ती हैं
और अगर सुनाई कम है तो अगर सुनाई की मशीन लगाएंगे तो उससे इसमें मदद मिल सकती है कि आवाज़ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन गारंटी कोई नहीं दे सकता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी जो भी इलाज होगा ये होगा कि इससे ज़्यादा ख़राब ना हो और कितनी मदद कर सकते हैं इसमें, तो जांच कराना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो परमानंद जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है और उम्मीद है कि इस सुझाव पर भी आप अमल करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मुकेश जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे को गले में डाल को मशीन से चेक किया था, एसिड बनता बता रहे हैं। एसिड बनता है? अच्छा, एसिड बनता है आप कह रहे हैं? एसिड बनता है, पता नहीं उसकी वजह से कम मेरा वजन कम हो रहा है। अच्छा मुकेश जी, आपकी उम्र क्या होगी? 49। अच्छा ठीक है, उम्र कम जी। जब से कोरोना हुआ है जब से है मेरे को 2-3। अच्छा, आपको इससे पहले कोरोना हो चुका है? नहीं वो नहीं हुआ था। अच्छा, अब पता नहीं होगा भी, उन्होंने चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बाद से दिक्कत है, मेरे गले में दाने दाने से हो गए थे, तो मैंने चेक कराया तो उन्होंने बताया आपके एसिड बनता है। अच्छा इसी वजह से आपको जो है स्मोकिंग एंड दारू जी हो रहा है। ठीक है। इस मुकेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं आप धूम्रपान तो नहीं करते हैं? नहीं कुछ नहीं मैडम, कोई नशा नहीं। जी ठीक है, बताएं डॉक्टर सुनील। दूसरा मेरा सवाल है कि वो मेरा बच्चा है 23 साल का। अच्छा। तो उसको बार बार मतलब 2-3 साल से छींकें आती हैं, कई लगातार आती हैं, 7-8 जी। किसी खास परिस्थिति में आती है? कभी कुछ नोटिस किया? किसी खास परिस्थिति में आती है, ऐसा कुछ देखा है? ठंडा गर्म होने पर या डस्ट हो, धूल हो, वैसी स्थिति में? हाँ, कई बार तो क्या है, इसमें बाहर गए तो भी आती है। ठीक है। और वैसे भी बाहर में भी रहते हैं तो भी आ जाती है। ठीक है। इसके लिए कभी किसी चिकित्सक से संपर्क किया आपने मुकेश जी? हाँ जी। किसी चिकित्सक से इससे पहले संपर्क किया है आपके बेटे के लिए? नहीं जी। अच्छा ठीक है, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब देते हैं। डॉक्टर सुनील, पहले आप बताना चाहेंगे, ये जो गले में बता रहे हैं कि दाने हैं और जिसकी वजह से इन्होंने दिखाया तो इन्होंने पता चला कि एसिडिटी की समस्या है, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? मोना जी, जो पित्त की, जिसको हम एसिड बोलते हैं, हम आम भाषा में पित्त भी बोलते हैं, ये तो हम शायद इसी प्रोग्राम में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि इन जो पहले हमने एहतियात बताए थे, यदि उनको इस्तेमाल करने से यदि आराम नहीं आता है तो चिकित्सक को दिखाएं। हमारे पास कई दवाइयां हमारी उपलब्ध हैं जिससे ये इनको ठीक हो जाएगा जी। और बाकी रही इनके बेटे की बात, जिसको छींकें आती हैं, देखो 4-5 छींकें तो आम है। यदि वो छींकें लगातार आ रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं और किसी पर्टिकुलर सीजन में आ जाती हैं और छींकों के साथ साथ में उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी भी आता है या नाक से भी पानी आता है, तो उसको प्रॉब्ली हम एलर्जी से जोड़ते हैं और उस एलर्जी से हमारे को देखना पड़ेगा कहीं एलर्जिक प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए स्पेशल टेस्ट भी होते हैं और यदि टेम्परेचर चेंज होने से उनको ये छींकें आती हैं, किसी मौसम बदलता है तब आती है, तो वो सब साधारण है, उसमें कोई ज़्यादा चिंता की कोई विषय नहीं है। हाँ, यदि पूरे दिन ही आ रही हैं, मतलब कह रहे हैं जी हमारे को 100 छींकें आ गई, लगातार आ गई, उन छींकों के दौरान उनकी आंखों से भी पानी आ रहा है, आंखें लाल भी हो गई हैं, नाक से भी पानी आ रहा है, गले में भी इरिटेशन हो रही है, तो प्रॉब्ली ये
एलर्जी है उस अगर एलर्जी हो तो क्या इसका उपचार है? जी हाँ, इसका उपचार है। पहले तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 1-2 टेस्ट ही हैं, वो देखना पड़ेगा किस वजह से ये टेस्ट हो रहा है। अक्सर उस टेस्ट में भी हम उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे तो इलाज, यदि एलर्जिक है तो हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस चीज़ से उनको एलर्जी है और उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यदि वो फिर भी ठीक नहीं होता है, हम पिन पॉइंट नहीं पकड़ नहीं पाते हैं, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम स्प्रे करते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे नाक में, उससे हम स्प्रे कर सकते हैं, उनसे वो काफ़ी उनको राहत मिलेगी। और कुछ खाने की गोलियां भी होती हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी चिकित्सक को, कान नाक गले स्पेशलिस्ट को, आप स्पेशलिस्ट को जाके परामर्श कीजिए, इसका इलाज संभव है। बिल्कुल। तो मुकेश जी, उम्मीद है कि इन सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर राकेश, जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों के बारे में भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो नवजात बच्चे हैं या कि छोटे बच्चे हैं, पता कैसे चले कि उनमें सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही है या कम है, ये कैसे पता चलता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और हम सितंबर में, जो 26 सितंबर है, उसको हम इंडिया में डेफ डे बनाते हैं, तो उस ढंग से बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सबके लिए, जो भी लोग सुन रहे हैं या जो उनसे इंटरेक्ट करें, तो पहले एक तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी शक है सुनने में या बोलने में अगर लेट हो रहा है, तो ये ना बोलें कि इसके बाबा या दादा भी लेट सुने थे, ये भी लेट सुनेगा, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट टाइम उसमें खो रहे हैं। अच्छा। तो वो टाइम नहीं खोना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम पता लगाएंगे, जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना बेहतर इलाज होगा और उतना वो बच्चा नॉर्मल की तरफ रहेगा। तो बच्चों में अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आमतौर से हम देखते हैं, अगर तेज आवाज़ आती है तो बच्चा थोड़ी देर के लिए हरकत करना बंद कर देगा, जिसे कहते हैं ना सुन्न हो जाना। जी। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। अगर थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, जैसे 3 महीने 4 महीने अपना स्माइल करने लगता है, तो जब वो अपने जानकार को देखता है, माँ की आवाज़ या पिता की आवाज़ सुनेगा, तो वो स्माइल करेगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर से हमें जांच करने की ज़रूरत है। थोड़ा और बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो अगर आवाज़ आती है तो उस तरफ हेड टर्न करेगा, सर को घुमाएगा। अच्छा। अगर वो आवाज़ ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर से दिक्कत है। और जैसे बच्चा और बड़ा होता है, तो जब बच्चे में 6-7 महीने के बाद जो एक बैबलिंग होती है, जैसे दादा 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 मामा मामा ऐसे आवाज़ करता है, अगर वो आवाज़ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसके सुनने की क्षमता की जांच करना ज़रूरी है। इससे बड़े बच्चे जो होते हैं उसमें फिर हमें और दूसरी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि 8-9 महीने में बच्चा 1-2 शब्द बोलने लगता है, जैसे माँ बोलेगा या फिर पिता बोलेगा, दादा बोलेगा। अगर वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। और इससे बड़ा बच्चा अगर होगा, मान लीजिए कि 2 साल 3 साल, तो वो बच्चा आम तौर से अच्छे से बात कर सकता है। वो 2-3 शब्द मिला के एक वाक्य बोलेगा, जैसे कि माँ मुझे खाना दो। अगर इतना नहीं बोल रहा है तो फिर से ही दिक्कत है। थोड़े और बड़ा बच्चा को जो स्कूल जा रहा है, अगर वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका मतलब हमें उसकी सुनाई की जांच करने की जरूरत है। और छोटे बच्चों में होता है, कई बार वो बच्चा कान खींच रहा होता है अपना, या कान में खुजली करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें देखना है कि कान बंद तो नहीं है, उसका कान में मैल तो नहीं है, या बच्चा को सुनने में दिक्कत है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि किस उम्र में ये पता कर लेना ज़्यादा आसान रहता है, या कब तक जो है वो समय है कि अगर अभी ये पकड़ में आ गई है बात, तो फिर इसका इलाज संभव है? साथ ही एक और छोटा सा सवाल कि क्या ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनमें इस तरह की समस्या ज़्यादा देखी जा सकती है? देखिए, ये एक तो हमको सबको समझ लेना चाहिए कि बच्चा बोलता वही है जो वो सुनता है। यदि वो सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर जो देखा गया है कि डिले कर दे 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद में अपने आप शुरू कर देता है, नहीं, शुरू से ही उस बच्चे को हमें देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया कि जैसे बच्चा माँ की गोद में है या लेटा हुआ है, आसपास में कोई सडन बर्तन गिर गया, उससे आवाज़ से बच्चा हिलता है, तो उसको ये बड़ा क्रूड मेथड है, लेकिन एक आम तरीके से हम इसको भी लगा सकते हैं। जितना जल्दी हम उस बच्चे को
देखेंगे प्रॉब्लम है, उसी इतनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे तो उतना ही जल्दी वो बच्चा बोलना पाएगा, उतना ही उसके जो माइलस्टोन है बेटर होंगे, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तो आजकल तो सरकार ने ये भी कर दिया है कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि जल्दी से उन बच्चों को, जैसे बच्चा पैदा होता है स्कूल उसमें हॉस्पिटल में तो उसका टेस्ट हो जाना चाहिए। हालांकि हर जगह पे अवेलेबल नहीं है ये टेस्ट, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में ये स्कीम चल रही है कि जब बच्चा उसको जन्म के बाद में उसको डिस्चार्ज करते हैं, मदर को, माँ को और बच्चे को, उसका टेस्ट हम करते हैं तो ताकि वो जल्दी से उसकी पकड़ में आ जाए और उसका हम इलाज शुरू कर दें। और बैरा तो थोड़ा सा महंगा एक टेस्ट होता है, एक OE बोलते हैं, वो टेस्ट जो है हर जगह पे अवेलेबल है और उसमें 2-3 मिनट लगते हैं। और वो हर बड़े अस्पतालों में, ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल में चीज़ें अवेलेबल हैं, उससे हम उसका पता लगा सकते हैं और एक स्क्रीनिंग मेथड है जिसे हम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। परेश जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ हैं, बताएं परेश जी क्या जानना चाहते हैं। हाँ, गुजरात अरावली सातंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी बताएं। छींक नाक में आती है लेकिन मुंह से छींकते हैं। एयर प्रेशर नाक से निकलना चाहता है, नाक के अंदर जो कचरा जमा हुआ होता है, वायरस गए हुए होते हैं, वो नाक से ही निकल सकते हैं, लेकिन लोग नाक से छींकने के बदले मुंह से वो सब प्रेशर निकाल देते हैं। दूसरा कहूंगा कि जो नाक में लिक्विड पैदा होता है वो लोग इनहेल करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, उससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कानों को भी प्रॉब्लम होती है, गले को भी प्रॉब्लम होती है। तो लोगों को छींकना किस प्रकार से है, छींकना किस तरह से, वो सिखाने की जरूरत है। दूसरा कहूंगा कान के बारे में, तो कान को घरेलू पद्धति से किस प्रकार से साफ रखा जा सकता है। धन्यवाद। ठीक जी, डॉक्टर राकेश कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? जी, छींकने के बारे में बिल्कुल ठीक बोला कि स्टार्ट नाक से होती है, नाक में खुजली हुई, उसका छींक आ गई, लेकिन जो छींक का हमारा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, अगर आप मुंह बंद कर लेंगे ना तो नाक में कई बार डैमेज हो जाता है और खून निकल सकता है। जी। तो आई थिंक नाक और मुंह दोनों ही खोल के रखें, जिससे नाक से इतना एयर आएगी और बाकी मुंह से बाहर आ जाए, क्योंकि जैसे आपने बांध बनाया हुआ है और वो पानी कट गया और वो पूरा बुरी तरह से पानी बाहर निकला तो उससे डैमेज ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नाक से स्टार्ट हो रही है और नाक से हम छींकें, मुँह बंद कर लें, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मुंह भी खोल के रखें और नाक से भी छींकें। और जहाँ तक अंदर खींचने का सवाल है कि कुछ लोगों में होता है कि वो उनमें नाक में सिक्रीशन ज़्यादा हैं तो वो बार बार अंदर खींचते रहते हैं, तो ऐसे केसेस में जो कान के पर्दे हैं कई बार हल्के से सिकुड़ जाते हैं अंदर। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तब तो हाँ ज़रूर जांच कराना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि नाक में इतने सिक्रीशन क्यों बन रहे हैं, कोई साइनोसाइटिस है या एलर्जी है। अदरवाइज़ नॉर्मली जैसे लोग बाहर नाक के सिक्रीशन निकाल के साफ़ करते हैं, तो अगर आप अंदर खींच के मुंह से निकाल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें ठीक है। लेकिन एक्सेस अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी जांच करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। चलिए, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, लेकिन समय की कमी है, समय हो चला है विदा लेने का। उम्मीद है कि आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। डॉक्टर राकेश और डॉक्टर सुनील, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। तो जाना विस्तार से आपने कि किस तरह से अपने नाक, कान, गले का ख्याल रखना है, कुछ बातें हैं, कुछ एहतियात है जिन्हें बरतना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस पर आज हमने विस्तार से इस कार्यक्रम में बात की। अगले हफ्ते शनिवार को आप स्वस्थ किसान कार्यक्रम में जो दांतों की समस्या है उससे जुड़ी हुई चर्चा सुनेंगे और उससे जुड़े हुए जो सवाल है आप कार्यक्रम के दौरान पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े अगले कार्यक्रम में स्वस्थ किसान के, जिसमें हम दांतों की समस्या के बारे में बात करेंगे। तो जान लिया आपने इन विषयों के बारे में। इस बीच हमारे जो दर्शक है वो लगातार ईमेल के जरिए भी अपने जो सवाल है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही कई ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके बारे में लोगों ने हमारे साथ साझा किया। दिल्ली की सरिता विहार से सिराज अनवर जी ने जानना चाहा कि उनका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है, जिस कारण उन्हें खांसी जुकाम बना रहता है। इसी के साथ ही चंडीगढ़ से मनीषा जी ने पूछा है कि 14 वर्षीय बच्चे को खर्राटे की समस्या रहती है, क्या करें। तो ऐसे ही इन सवालों को लेकर हम जल्द से जल्द कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।
दोस्तों, स्वस्थ किसान आपका हमदम है, इसलिए तो हर दम आपके साथ है। तो इसी तरह से अपनी समस्याओं के बारे में ज़रूर हमें अपने सवाल भेजते रहें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी नोट कर ले, swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एफपीओ और मोटा अनाज की। सेहत भी रहेगी दुरुस्त, मिलेगा मोटा मुनाफा। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटा अनाज की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि इसके स्वाद से संबंधित बहुत सारे उपयोग हैं। एफपीओ मोटे अनाज से जुड़कर जीवन शैली में होगा इजाफा। बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होने के साथ साथ इनमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं, विटामिन्स मौजूद हैं, जो कि बहुत लाभकारी हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश एफपीओ और मोटा अनाज, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर। आज यहां हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं माधव सैनी से, जो कि मिट्टी की सेहत अच्छी रहे उसके लिए काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट मेरा लगभग 4 साल से चला रहा हूँ मैं। 35% सब्सिडी थी मुझे, जो मेरी 5,16,000 रुपये मेरी सब्सिडी आई है। 2-2.5 लाख पर ईयर आराम से बच जाता। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सीखो भविष्य नए भारत का। पब्लिक बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, जी हाँ। ये इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। जी सर। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज पॉसिबल। बचपन से आपने स्पार्क देखा था, तो स्पार्क इलेक्ट्रिक, फिर बस वो उसको वहाँ से वो स्पार्क मिला और वो बन गया। जिस तरीके से हमारी जिंदगी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी की बदौलत से, जिस तरह से आज हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, जो देन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही उसकी शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रिकल के बिना सोच भी नहीं सकते। मैं तो बोलता हूँ C++, जावा और मशीन लर्निंग ये करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पॉजिटिव अप्रोच जो है लाइफ में वो रखनी जरूरी है, फिर बस आगे बढ़ते जाओ और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक है। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।